Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to see the third chapter of Geography NCERT. ठीक है, तो जो क्लास 9th में हमारा ज्योग्राफी का NCERT है वहाँ पे हम तीसरा चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम। तो अब मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि क्लास 9 से ना जो आपके चैप्टर सब थोड़े और डिटेल्स होंगे, राइट। और जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपके चैप्टर्स और डिटेलिंग में आएंगे। तो आज के चैप्टर में हम जो इंडिया का पूरा ड्रेनेज सिस्टम है वो समझेंगे। ठीक है, कुछ की टर्म्स होते हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं और अक्सर इन सब की टर्म्स में बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसको ईजी से ईजी लैंग्वेज में समझा दूं ताकि आज के बाद अगर वो टर्म्स जैसे लाइक ड्रेनेज, ड्रेनेज बेसिन, वाटरशेड, वाटर डिवाइड, कैचमेंट एरिया, इन सब के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये सब मैं आपको आज के लेक्चर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम इन सब बेसिक टर्म्स के बारे में समझेंगे और उसके बाद समझेंगे जो इंडिया का मेजर ड्रेनेज सिस्टम है जिसमें हम हिमालयन रिवर को भी देखेंगे और पेनिनसुलर रिवर को भी देखेंगे। लेकिन अब मैं बता दूं आपको कि जैसे इस क्लास में जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है ना इसका बेसिक्स है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दी हुई है लेकिन मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी डिटेलिंग कराने की। लेकिन ये सेम चैप्टर आपका 11th क्लास में भी रिपीट होगा तो वहाँ पे हम लोग और डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे गैप रह जाएगा वो 11th क्लास के लेक्चर्स में जब मैं आपका क्लास ले रहा हूँ तो वहाँ पे गैप फिलिंग कर लूँगा। तो टेंशन मत लेना, जितना यहाँ गिवन है उतना तो मैं बताऊँगा ही, बल्कि उससे कुछ एक्स्ट्रा ही बताऊँगा आपको। और 11th क्लास में जो भी गैप फिलिंग रह जाएगी वहाँ पे हम सब कवर कर लेंगे ड्रेनेज टॉपिक से जो भी आपके रिलेटेड थिंग्स है। उसके बाद आपको ये भी पता है कि ये चैप्टर जो है ना ड्रेनेज और रिवर सिस्टम, यहाँ से कोई भी एग्जाम आप उठा लो, पीवाईक्यूज उसके उठा लो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। चाहे वो यूपीएससी का प्रीलिम्स ले लो या फिर कोई स्टेट पीएससी का प्रीलिम्स ले लो या फिर कोई भी अलाइड एग्जामिनेशन ले लो लाइक सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, इन सब में रिवर से तो क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं। तो रिवर क्या होता है ना, बेसिकली अगर आप डायरेक्ट याद करने जाते हो तो आपको वो याद नहीं होता। क्यों नहीं याद होता? क्योंकि काइंड ऑफ फैक्ट्स है। लेकिन अगर फैक्ट्स को आप किसी चीज से रिलेट करके पढ़ोगे और उसके बेस से पढ़ोगे ना तो फैक्ट्स आप कभी भी भूलते नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप बचपन में पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते थे तो वो कहानियां आज भी आपको याद होंगी। क्यों? क्योंकि वो आप एक स्टोरी फॉर्मेट में पढ़े। तो वैसे ही मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को रिवर पढ़ाने का स्टोरी फॉर्मेट में, जो भी इसकी ओरिजिन है, कैसे ओरिजिन है, कहाँ से क्या आके मिल रही है। तो जब आप इस तरीके से पढ़ते हो ना तो आपका जो रिटेंशन हो जाता है वो रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है और ज्यादा लॉन्ग टर्म आप रिटेन कर पाते हो और एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस कर पाते हो। ठीक है, तो पर्पस यही है। तो इस लेक्चर को बहुत होलिस्टिकली देखना। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स इन 9th स्टैंडर्ड, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी हर बार की तरह क्योंकि हमारा पेड कोर्स है तो इसमें आपको शॉर्ट नोट्स दे दिया जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, और जो भी आपके क्विज हैं जो कि यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रखे हैं या फिर आपके एनसीईआरटी में गिवन क्विज है वो आपको क्विज वाले सेक्शन में जाके अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, ड्रेनेज नाम से ही। तो वहां पे जाके आप क्विज अटेम्प्ट कर लेना तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा। तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे मीनिंग। ठीक है, ड्रेनेज। तो ड्रेनेज हम किसको कहते हैं? तो सिंपल आपके एनसीईआरटी में ही बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल इट इज अ काइंड ऑफ चैनल। ठीक है, जहां से आपके वाटर पास होती है और किसी एक बड़े वाटर बॉडीज में जाके मिलती है। तो वो जो चैनल होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बोलते हैं। लाइक द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। तो जैसे कि इंडिया में आप बहुत जगह में देखते हो कि नदियां बहती हैं। ठीक है, तो नदियां क्या हैं? बेसिकली वो एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ही तो है, एक काइंड ऑफ पाइप ही तो है। और वो क्या करती हैं? अलग अलग जगहों से पानी कलेक्ट करती हैं। ठीक है, और ये काइंड ऑफ इस स्ट्रक्चर से आपके नदियों से पानी होके आपके लास्ट में जाके कहाँ पे मिल जाता है? सी में मिल जाता है। ठीक, तो ये जो नदियां है ना इनको ही हम बोल रहे हैं ड्रेनेज। अब इस ड्रेनेज को आप छोटे नाला से भी समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ये सिटी है। ठीक है, एक्स आपका सिटी है तो यहाँ से आपका ड्रेनेज सिस्टम होता है, मतलब जो भी आप पानी या जो भी आपका वेट वेस्ट है वो इस ड्रेनेज में जाता है। फिर ये सारे ड्रेनेज एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ड्रेनेज का पूरा नेटवर्क बिछा रहता है और ये सारे ड्रेनेज एक कॉमन ड्रेनेज से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये सारे ड्रेनेज से पानी आके और ये कॉमन ड्रेनेज में आता है और फिर ये कॉमन ड्रेनेज से होके कहाँ पे जाता है? एसटीपी में जाता है। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। और यहाँ पे जाके फिर पानी वापस से ट्रीट होता है, फिर ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू वापस से आता है आपके घरों में थ्रू डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स, है ना, डिफरेंट डिफरेंट पाइप के थ्रू। जो भी अलग अलग लोकेलिटी है, मान के चलो ये एक्स लोकेलिटी था, ये वाई लोकेलिटी था, तो यहाँ पे आपके पानी पहुंचाया जाता है। तो ये चीज़ समझ है। तो वैसे ही आपके रिवर सिस्टम में होता है। मान के चलो रिवर का ओरिजिन हुआ आपके हिमालय से। ठीक है, फिर रिवर अपना एक पाथ फॉलो करती है, अलग अलग स्टेट से होके गुजरती है, राइट। और इस रिवर में आके बहुत छोटे छोटे स्ट्रीम्स आके मिलते हैं जिनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो ये सब चीज़ आगे हम देखेंगे भी। और उसके बाद फाइनली आपके रिवर जाके कहाँ पे मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। जैसे एग्जाम्पल गंगा रिवर का लोगे तो गंगा रिवर का ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर से हो रहा है और लास्ट में वो जाके कहाँ पे मिल रही है? आपके बे ऑफ बंगाल में मिल रही है। और नीचे स्टेट्स उन्होंने कौन कौन सा कवर किया है? उत्तराखंड जैसे स्टेट्स, यूपी, बिहार, बंगाल,
ठीक है, ये सारे स्टेट से होते हुए ये जाके फाइनली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। तो आई होप आप लोगों को ड्रेनेज का मतलब क्लियर हुआ होगा। तो अगर एग्जाम में ड्रेनेज आता है तो ड्रेनेज आपको डिफाइन करना आना चाहिए। सो कैसे डिफाइन करोगे इसको? स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर which ultimately drains into a larger water body such as lake or a sea or an ocean। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे करके आपको डिफाइन करना है। फिर आता है आपका सेकंड टर्म जो आता है वो आता है ड्रेनेज बेसिन। तो देखो बेसिन, कोई भी चीज़ अगर आप ऐसा सुनो ना तो उसको रियल लाइफ से रिलेट करके देखो। तो बेसिन वर्ड आप कहाँ सुनते हो? जैसे आपके बाथरूम में बेसिन लगा रहता है, वहाँ पे आप ब्रश वगैरह करते हो या फेस वॉश करते हो। तो बेसिन क्या करता है? बेसिन का काम क्या होता है बेसिकली कि जो भी आपका टैप से पानी निकल रहा है वो इतने एरिया तक जाता है ना, बेसिन तक जाता है। और बेसिन के बाद ये पाइप से निकल के इसको जहाँ जाना है वापस से चला जाता है। तो ये बेसिन है। बेसिन बेसिकली कि जो भी आपका वाटर का एरिया है, जो भी आपका रिवर का एरिया है जिसको रिवर ड्रेन कर रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? बेसिन बोल रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर रिवर किसी स्टेट से फ्लो कर रही है तो जरूरी नहीं है कि उसके आसपास का ही एरिया सिर्फ उसके ड्रेनेज बेसिन में आएगा, बल्कि जो भी ट्रिब्यूटरीज आ रही है इस रिवर में आके मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ट्रिब्यूटरी भी तो इस रिवर का ही पार्ट हुई ना, या फिर इस रिवर से ही कोई डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब कोई अलग स्ट्रीम्स निकल के जा रही है तो वो भी इस रिवर का ही पार्ट हुई। तो जितना ये एरिया कवर कर रही है मतलब इंक्लूडिंग इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंक्लूडिंग इट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज, उस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखना। ड्रेनेज बेसिन का मतलब कि जितने एरिया को रिवर ड्रेन करती है, ठीक है, या फिर वो पूरा एरिया जहां से रिवर का सोर्स है, वाटर का सोर्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुआ। उसके बाद आता है आपका एक टर्म वाटर डिवाइड। तो वाटर डिवाइड नाम से पता लग रहा है कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो कि वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया में कहाँ देखते हैं? वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स में क्या होता है? जैसे मान चलिए वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, तो ये क्या करता है? आपके पेनिनसुलर जो रिवर है उनको ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग रिवर में डिवाइड कर देता है, राइट। या फिर मान के चलो ये कोई नदी बह रही है, बीच में कोई स्ट्रक्चर आया और नदी यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वाटर डिवाइड बोलेंगे, राइट। तो ये तीनों तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका एक कैचमेंट एरिया, आप वो भी सुनते होगे, ठीक है। तो कैचमेंट एरिया को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो ड्रेनेज बेसिन के साथ। तो कैच मतलब क्या होता है? इसको कैसे समझोगे? कैच, किसी चीज को कैच कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल ये रिवर है, ठीक है, तो इसमें जो पानी अलग अलग जगह से आएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड से भी आ रहा है, वेल से भी आ रहा है, ठीक है, या फिर और भी किसी अलग सोर्स से पानी आके फाइनली इस रिवर में ड्रेन हो रहा है और ये रिवर फाइनली जाके आपके ओशन में ड्रेन हो रही है, ठीक। तो जो भी ये सोर्स है, जहां जहां सोर्स प्रेजेंट है इस रिवर के, ठीक है, वहां से उन पूरे एरिया को अगर हम ले लेंगे तो उसको हम बोलेंगे कैचमेंट एरिया, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके रेनफॉल होता है, ये मान के चलो यहाँ से रिवर निकली आपकी, ठीक है, फिर आपके यहाँ रेनफॉल हुआ, यहाँ पॉन्ड था, यहाँ से भी पानी इस रिवर में जा रहा है, मतलब ये भी फीड कर रहा है इस रिवर को। उसका मान चलो एक वेल है, ठीक है, तो ये वेल भी फीड कर रहा है इस रिवर को। तो ये सारे को हम कंसिस्ट करके क्या बोलते हैं? कैचमेंट एरिया। तो हमेशा कैचमेंट एरिया को कैसे याद रखना कि जो पानी को कलेक्ट कर रही है, जो भी एरिया पानी को कलेक्ट करके उस रिवर के लिए, वो सारे एरिया को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं? कैचमेंट एरिया बोलते हैं। तो ये थोड़ा मिलता जुलता ही टर्म है, क्योंकि जो ड्रेनेज बेसिन में एरिया आएगा अल्टीमेटली वो कैचमेंट एरिया भी तो होगा ही ना। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। बस थोड़ा सा फर्क आ जाता है साइज में। तो कैचमेंट एरिया में हम थोड़ी छोटी साइज लेते हैं और ड्रेनेज बेसिन आपका साइज में बहुत बड़ा होता है ना। ये 2-3 स्टेट्स में इसका स्केलिंग होता है, तो इसलिए ड्रेनेज बेसिन और कैचमेंट एरिया में थोड़ा सा साइज का ही डिफरेंस आ जाता है। कैचमेंट एरिया में हम छोटे एरिया को कंसिडर करते हैं और ड्रेनेज बेसिन में बहुत बड़ी बड़ी एरिया को कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताता हूँ कि जैसे जो नॉर्थ अमेरिका साइड में देखोगे ना, नॉर्थ अमेरिका साइड में वाटरशेड और ड्रेनेज बेसिन, राइट, इन दोनों को इक्वल कंसिडर करते हैं, मतलब ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज होता है, वाटरशेड या ड्रेनेज बेसिन। लेकिन वही अगर आप यूके वाले साइड में जाओगे तो वहां पे वाटरशेड किसके लिए यूज करते हैं? वाटर डिवाइड के लिए यूज करते हैं टर्म। तो रीजन बाय रीजन आपके डेफिनेशन चेंज हो जाता है ना। तो जैसे वाटरशेड आपके नॉर्थ अमेरिका के लिए इक्विवेलेंट टू ड्रेनेज बेसिन है, वैसी वाटरशेड आपके यूके वाले रीजन के लिए वाटर डिवाइड है। तो अगर वाटरशेड को कभी मान के चलो कभी वाटर डिवाइड को वाटरशेड भी बोल रहे हैं तो आपको गलत नहीं करना उसको। क्यों? क्योंकि कुछ रीजन में आपके वाटर डिवाइड को भी वाटरशेड बोलते हैं और कुछ रीजन में आपके ड्रेनेज बेसिन को भी वाटरशेड बोलते हैं। तो ये बहुत कंफ्यूज करता है अक्सर, लेकिन इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो कितने टर्म का आपने मीनिंग समझ लिया? ड्रेनेज समझ लिया, ड्रेनेज बेसिन समझ लिया, वाटर डिवाइड समझ लिया, कैचमेंट एरिया समझ लिया और वाटरशेड समझ लिया। तो वाटरशेड को भी आप काइंड ऑफ फनल शेप ले सकते हो। मान के चलो फनल में क्या होता है, हम पानी डालते हैं अलग अलग जगह से, तो वो इकट्ठे होता है एक जगह पे और फाइनली एक जगह पे ड्रेन करता है। तो उसी टाइप का रिवर है। मान के चलो हमने रिवर ये फ्लो कर रहा है इस फनल से, फिर अलग अलग साइड से इसके डिस्ट्रीब्यूटरीज आके मिलके और फाइनली ये सब एक बड़े रिवर का फॉर्म ले रही हैं और जाके कहाँ ड्रेन कर रही हैं? आपके ओशन में ड्रेन कर रही हैं। तो बस
ऐसे फनल से आप समझ सकते हो वाटरशेड का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं आगे। अब आता है हमारा ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो हमारे इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम पढ़ेंगे, और वैसे भी आपको एज एन अवेयर सिटीजन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारे देश से कौन सी नदियाँ बहती हैं, हमारे देश में कौन सी फिजियोग्राफिक डिवीजन प्रेजेंट है, भले आप यूपीएससी की तैयारी ना भी कर रहे हो। तो इन वीडियोज़ का जो इंसाइट आप यहाँ से जो सीख के जा रहे हो, ये आप अपने छोटे भाई बहनों या फिर आप नॉर्मल लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये सारी नॉलेज सब तक पहुँचना चाहिए, है ना। तो चलिए समझ लेते हैं हमारे इंडिया में कितने टाइप के ड्रेनेज सिस्टम है। तो हम इंडिया में 2 टाइप के ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं, लाइक हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, हिमालयन एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। अब ये कैटेगराइजेशन कोई साइंटिफिक बेसिस पे नहीं हुई है, ये रीजनल बेसिस पे हुई है। तो जो हिमालय से रिवर निकलती हैं वो हिमालयन रिवर सिस्टम कहलाती हैं, और जो पेनिनसुलर इंडिया में जो रिवर फ्लो करती हैं, ठीक है, उनको हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम बोलते हैं। अब इसमें जो कुछ बेसिक डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो, जो हिमालयन रिवर सिस्टम होती हैं वो क्या होती है, पेरेनियल इन नेचर होती हैं। ये सब मैं जो टर्म यूज कर रहा हूँ ना, ये चाहो तो आप अलग से नोट भी कर सकते हो, ये सब आपके कीवर्ड्स बन जाते हैं। तो पेरेनियल इन नेचर होते हैं। पेरेनियल का मतलब क्या होता है कि सालों साल इनमें पानी रहता है ना। दी रिवर फ्लो आउट थ्रू द ईयर, ये डिपेंड नहीं करते किसी सीजन पे। हाँ, वाटर का लेवल थोड़ा बढ़ता है घटता है, बट इनकी जो पानी का फ्लो होता है वो सालों साल कंटिन्यूअस रहता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इनके पास जो सोर्स ऑफ वाटर है ना वो सालों साल रहता है। तो हिमालयन रिवर का सोर्स क्या है, ग्लेशियर्स है। तो हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन पे तो हमेशा ही ग्लेशियर्स रहता है, तो इसीलिए ये रिवर सूखती नहीं है, सीजनल नहीं होती है। लेकिन वही आप अगर पेनिनसुलर इंडिया में देखते हो तो उनका जो सोर्स होता है वो ज्यादातर रेन होता है ना। निकलती वो भी वेस्टर्न घाट्स वगैरह से है, लेकिन वहां पे ग्लेशियर्स तो नहीं है, क्योंकि पता है वेस्टर्न घाट का हाइट उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का हिमालय का हाइट है ना। वेस्टर्न घाट का आप एवरेज हाइट भी ले लोगे 2000-2500 मीटर तक ही है, ठीक है। लेकिन वही हिमालय में देखते हो तो 6000 से लेके 8000 मीटर तक आपकी हाइट देखने को मिल जाती है। इसलिए ग्लेशियर्स हिमालयन रीजन में पाया जाता है, और वेस्टर्न घाट्स वगैरह में आपको जनरली ग्लेशियर देखने को नहीं मिलता है। और दूसरा रीजन ये भी है कि आपका जो वेस्टर्न घाट है वो थोड़ा इक्वेटर के पास है, मतलब ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है। तो ये भी एक रीजन है कि वेस्टर्न घाट्स वगैरह में आपको बर्फ देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए वहां पे जो रिवर का सोर्स है ना, मतलब रिवर को फीड करने के लिए कोई सोर्स नहीं बचता है। तो वो सारी रिवर आपकी क्या होती है, सीजनल हो जाती है। मतलब जब जब बारिश होता है तो उन सारे रिवर्स में आपका वाटर लेवल बढ़ जाता है, और जब बारिश नहीं होता है तो बहुत सारे रिवर सूख भी जाती हैं। हाँ, लेकिन कुछ मेजर रिवर सिस्टम हैं लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब में पानी सालों साल बना रहता है। लेकिन ये है कि उनमें पानी का जो लेवल है ना वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है जब आपका रेनी सीजन नहीं होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस समझ आया। दूसरा जो डिफरेंस है आप देखोगे कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करती हैं, है ना। तो इसके वजह से इनका जो ये कुछ लैंडफॉर्म्स जो डेवलप करती हैं वो डिफर करता है एज कंपेरिजन टू पेनिनसुलर रिवर सिस्टम से जो आपके लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर हिमालयन रिवर को ले लेते हो तो हिमालयन रिवर आपके डीप गॉर्जेस, डीप वैलीज ये सब फॉर्म करती है, कैनियंस फॉर्म करती हैं अपने यंग स्टेज में, फिर मैच्योर स्टेज में डेल्टा फॉर्मेशन भी करती है। लेकिन वही आप अगर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम ले लोगे तो उनमें ये सब फीचर्स हमें प्रोमिनेंटली देखने को नहीं मिलता, वेल डेवलप्ड देखने को नहीं मिलता है। हालांकि डेल्टा वो भी फॉर्म करती हैं, लेकिन बहुत कम आपको रिवर सिस्टम दिखेंगी जो कि डेल्टा फॉर्म कर रही होंगी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि डेल्टा फॉर्मेशन के लिए ना आपकी स्पीड स्लो होनी चाहिए, राइट। अब स्पीड स्लो कब होगा, जब आपका कोई रिवर लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, यही है ना। आप लॉजिकली सोचो कि कोई चीज अगर बहुत दूर तक ट्रैवल कर रही है तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। लेकिन आप पेनिनसुलर इंडिया में जो देखते हो तो जो रिवर मान के चलो यहाँ से निकल रही है तो वैसे ही इसका जो पाथ है वो बहुत कम होता है एज कंपेरिजन टू आपके जो हिमालयन रिवर सिस्टम है ना। तो इसके वजह से क्या होता है कि डिपोजिशन यहाँ पे नहीं हो पाता और फाइनली डेल्टा फॉर्मेशन आपका नहीं हो पाता है। लेकिन आपके हिमालयन जो रिवर है वो हिमालय से निकलती है, ठीक है, नॉर्थ साइड से निकलती है और जाके कहाँ ड्रेन कर रही है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही है। तो आप अगर एवरेज भी ले लोगे तो 2500 किलोमीटर का डिस्टेंस लगभग इन 10 गंगा और ब्रह्मपुत्र ये सारे ट्रैवल कर रहे होते हैं। एवरेज मैं बता रहा हूँ, स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ। स्पेसिफिक जब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक रिवर सिस्टम को तो वहां पे देखेंगे। तो 2500 किलोमीटर तक ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं, मतलब कि आप अपने यंग स्टेज में भी आए, मैच्योर स्टेज में भी आए और अपने ओल्ड स्टेज में भी आए। जैसे आप बचपन में पहले बच्चे पैदा होते हो, फिर आप थोड़ा मैच्योर होते हो, एडोलसेंट में एज में आते हो, फिर आप मैच्योर जब ओल्ड स्टेज में आते हो तो बूढ़े हो जाते हो, तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है ना। तो जब एनर्जी ऑटोमेटिक डाउन होती है तो आप थोड़े स्लो हो जाते हो, राइट। तो उसी प्रकार से जब
जब रिवर की एनर्जी कम हो जाती है और रिवर का स्पीड स्लो हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ओल्ड स्टेज। और ओल्ड स्टेज में ही क्या होता है, आपका रिवर सेडिमेंटेशन करने लगता है, सेडिमेंट डिपॉजिट करने लगता है, जिससे आपका डेल्टा फॉर्मेशन होता है। तो फिर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम क्या क्या फॉर्म करती हैं, तो वो ज्यादातर एस्चुरीज फॉर्म करती हैं, राइट। डेल्टा भी फॉर्मेशन होता है, जैसे कृष्णा गोदावरी डेल्टा बहुत फेमस है, वो जानते हो आप। लेकिन कुछ ही रिवर्स हैं जो कि डेल्टा फॉर्मेशन कर रही हैं, लेकिन जो हिमालयन रिवर सिस्टम है उसमें मोस्ट ऑफ द रिवर जो है वो डेल्टा फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, राइट। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट में ना आपको बहुत सारे डिफरेंस समझ आ गए होंगे। जैसे अगर मैं कैटेगराइज करने बताऊं तो ये तो मैंने आपको स्टोरी फॉर्म में बता दिया ताकि आपको याद रहे। लेकिन अगर मैं पॉइंटर्स फॉर्म में जनरेट, मान के चलो आपके मेंस में ही अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मेंस में आप क्वेश्चन कैसे लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम किस बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सबसे पहले एज के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो एज वाइज जो आपके हिमालयन रिवर सिस्टम है यंग है और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम आपके ओल्ड है, ठीक है। फिर हम किस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सेकेंड आपका नेचर, राइट। तो नेचर में जो आपके हिमालयन रिवर सिस्टम है पेरेनियल है, पेरेनियल, और जो आपके पेनिनसुलर है आपके नॉन पेरेनियल, ठीक है, नॉन पेरेनियल। उसके बाद आप किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो, स्पीड के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो, स्पीड बोल लो, फिर लैंडफॉर्म बोल लो, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है ना। उसके बाद डिस्टेंस बोल लो, डिस्टेंस के बेसिस पे। तो देखो कितने पॉइंटर्स जनरेट हो गए, 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर भी आप सब पॉइंटर्स जनरेट कर सकते हो। तो आपके पास ना, अगर आप इस तरीके से सोचोगे ना, तो मेंस में भी अगर आपके क्वेश्चन आता है तो आपके पास पॉइंट्स कभी कम नहीं पड़ेगी। इसलिए हमेशा स्टोरी फॉर्मेट में सोचो, और उसके बाद तो आप आराम से जो टेक्निकल कीवर्ड्स हैं ज्योग्राफी के वो डाल दोगे तो वैसे ही एग्जामिनर खुश हो जाता है आपसे। जैसे पेरेनियल डाल दोगे, यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज डाल दोगे, लैंडफॉर्म डाल दोगे, शॉर्ट कोर्स ऑफ रिवर डाल दोगे, है ना, मियांड्रिंग डाल दोगे, इस टाइप के कीवर्ड्स डालोगे आप, अंडुलेटिंग सरफेस डाल दोगे, तो आपको अच्छे मार्क्स फेच करने में हेल्प मिल जाता है। तो देखो ये एनसीईआरटी फाउंडेशन में ना हमारा बस पर्पस नहीं है कि आपको आए एनसीईआरटी पढ़ा के चले जाए। अगर एनसीईआरटी, क्योंकि वो हम फ्री लाइव वाले में वैसे भी एनसीईआरटी आपको पढ़ा ही रहे, लेकिन इसमें आपको डिफरेंट क्या मिल रहा है, अगर आप पेड में इनरोल्ड हो तो आपको डिफरेंट क्या बताया जा रहा है। आपको डिफरेंट ये मिल रहा है कि हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें बता रहे हैं, एग्जाम में क्या क्या स्पेशल है ना। उसके बाद आपको सपोर्टिंग मटेरियल्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसलिए मैं बार बार रिट्रेट कर रहा हूँ कि बहुत फिजिबल रेट पे कोर्स है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो, उनका ही भला हो जाएगा, राइट। अब आगे आते हैं, देखो वही चीज यहाँ पे मेंशन है, और ये सारे आपके एनसीईआरटी के वर्ड है। ऐसा नहीं है कि हमने अलग से हैंड आउट बनाया तो इसमें खुद से वर्ड्स लिख दिए, सारे आपके एनसीईआरटी के ही इस हैंड आउट में वर्ड्स है। तो अगर आप ये हैंड आउट पढ़ लेते हो, हमारे दिए हुए शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते हो, तो आपको एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये एनसीईआरटी ही है। बस इसको थोड़ा सा हमने और प्रेजेंटेबल फॉर्म में दे दिया है क्योंकि आप पेड में एनरोल्ड हो, है ना, बस रीजन इतना ही है। So these river originates from the Himalayan mountain range. Most are perennial, receiving water from both rain and melted snow. So they have long courses, perform intensive erosional activity and form well-developed deltas. है ना। तो ये मैंने क्या बताया आपको, पेरेनियल है, रिसीविंग वाटर फ्रॉम बोथ रेन बता दिया, ठीक है। ये कीवर्ड नोट करो, ठीक। इनके पास लॉन्ग कोर्सेस हैं, परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी एंड फॉर्म वेल डेवलप्ड डेल्टास। तो आगे 5 पॉइंट यहीं पे। तो डिफरेंसेस जब भी लिखने बोलो तो ऐसे 5 पॉइंट जनरेट कर देना, और इसी का ऑपोजिट हो जाएगा पेनिनसुलर रिवर में। मेनी ऑफ दिस रिवर आर सीजनल, पहला कीवर्ड, ठीक है। डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, दूसरा कीवर्ड। दे हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेस, तीसरा कीवर्ड। मोस्ट ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो ईस्टवर्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो आप उसके बाद ये वाटर डिवाइड का इमेज देख सकते हो, जो हमने ऊपर वाटर डिवाइड समझा, तो ये एनसीईआरटी का इमेज है। हमने थोड़ा सा एआई के हेल्प से इसको और 3D विजुअल बना दिया, है ना, और ये अट्रैक्टिव, विजुअली अट्रैक्टिव आपको देखने में लग रहा है। तो देखो ये वाटर डिवाइड है, यहाँ से आपकी 2 ड्रेनेज बेसिन है, ये तो ये हो गई आपकी स्ट्रीम है, ये आपकी हो गई स्ट्रीम भी, और ये दोनों एक ही स्ट्रीम के पार्ट होंगे, है ना। फिर यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया है, डू यू नो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजोन रिवर। तो अमेजोन रिवर आपके कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। तो जो अमेजोन रिवर का ड्रेनेज बेसिन है ना, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। तो ये एक फैक्ट हो गया आपके लिए, डायरेक्ट प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर देखो हिमालयन रिवर को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो हिमालयन रिवर में 3 हम मेजर रिवर सिस्टम पढ़ते हैं, जो कि आपका इंदस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम, है ना। तो एक एक करके सारे रिवर सिस्टम को हम थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे। बाकी 11th क्लास में तो हम बहुत डिटेल्स दे रखा है, तो वहाँ पे और अच्छे से देखेंगे। तो पहले देखो इंदस सिस्टम। तो इंदस सिस्टम आपके पूरे हिमालयन रिवर सिस्टम में सबसे लंबी रिवर सिस्टम है। ये चीज़ आपको एक फैक्ट पता होनी चाहिए, राइट। लेकिन हमारे इंडिया में इंदस का बहुत कम हिस्सा फ्लो करता है, ज्यादातर जो हिस्सा वो पाकिस्तान वाले एरिया में फ्लो करती है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन वही आप गंगा जो देखते हो, गंगा रिवर सिस्टम, ये पूरा इंडिया से ही फ्लो करती है। बस लास्ट में बंगाल, इसका 2 पार्ट डिवाइड हो जाता है, एक बंगाल में चली जाती है
वहाँ पे पद्मा नाम से जाना जाता है, और उसके बाद एक साइड हमारे वेस्ट बंगाल वाले एरिया से होके दोनों जाके फाइनली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती हैं। तो गंगा रिवर सिस्टम मोस्ट ऑफ द इसका जो कोर्स है वो इंडिया से पार होता है। फिर जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देखोगे तो आधा हिस्सा इसका तिब्बत में है, ठीक है, और आधा हिस्सा जो लास्ट के स्टेज है वो इंडिया से फ्लो करती है। तो अगर ऐसे पूछे कि इंडिया से फ्लो करने वाली सबसे लार्जेस्ट सबसे लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम कौन है, तो वो आप बोलोगे गंगा रिवर सिस्टम। लेकिन अगर हिमालयन रिवर सिस्टम में सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ किसका बोलोगे, इंडस रिवर सिस्टम। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो देख लो, इट फ्लो वेस्ट फ्रॉम द हिमालयाज टू द अरेबियन सी, मेजर ट्रिब्यूटरीज आर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये आपको पता ही होगा। फिर देखो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पहले क्या होता है, तिब्बत से ओरिजिनेट होता है, पहले ईस्ट वर्ड फ्लो करता है और फिर नामचा बारवा से यू टर्न लेके इंडिया में वेस्ट साइड फ्लो होने लगता है, ठीक है। सो फ्लोज ईस्ट देन साउथ फ्रॉम द हिमालयाज इनटू द बे ऑफ बंगाल वाया द गंगास डेल्टा जॉइंड बाय द तीस्ता एंड मानस। तो ये इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज है। फिर देखो गंगा सिस्टम, तो गंगा सिस्टम में फ्लोज साउथ ईस्ट फ्रॉम द हिमालयाज टू द बे ऑफ बंगाल, ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड घाघरा, गंडक, कोसी। तो गंगा रिवर सिस्टम का जब पाथ देखोगे तो ऐसे नॉर्थ से ओरिजिनेट होकर ऐसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होके यूपी बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल से होते हुए ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज में घाघरा, गंडक, कोसी ये सारे मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर देखो द मेजर हिमालयन रिवर आर द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर जॉइंड बाय मेनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। अ रिवर अलॉन्ग विथ इट ट्रिब्यूटरी में बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। तो अगर रिवर सिस्टम में डिफाइन करना हो तो आप आराम से डिफाइन कर सकते हो, राइट। यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ। तो ऐसे ही याद करते जाओ, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ ना साथ के साथ याद करते जाओ, बस ऐसे सुनो मत। फिर देखो द इंदस रिवर सिस्टम। अब हम एक एक रिवर सिस्टम को थोड़ी सी डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इंदस रिवर सिस्टम में सबसे पहला आता है हमारा कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो इंदस रिवर सिस्टम का जो ओरिजिन है वो नियर मानसरोवर लेक, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट आपके, तिब्बत, ठीक है, जिसको चाइना अपना क्लेम करता है, बट तिब्बत क्या बोलता है खुद को, ऑटोनोमस। तो तिब्बत वाले रीजन में मानसरोवर लेक प्रेजेंट है ना, नियर कैलाश माउंटेन, कैलाश माउंटेन है ना। और यहाँ से हर साल बहुत मतलब संख्या में हिंदू पिलग्रिमेज जाते हैं, क्योंकि ये हमारे बाबा भोलेनाथ का घर है। फिर उसके बाद वेस्ट से फ्लो करके, ठीक है, ये आप देख सकते हो, थोड़ा बैकग्राउंड में इमेज है, अगर आपको दिख रहा हो तो कोशिश करो, राइट। तो देखो यहाँ से आपके मानसरोवर से ओरिजिनेट होता है और फिर इंडिया में एंटर करता है, कहाँ से, लद्दाख से। रीजन का नाम क्या है, देमचोक रीजन। तो देमचोक वाले रीजन से जो इंदस रिवर है वो इंडिया में एंटर करता है। यूटी कौन सा है, लद्दाख। फिर इट फॉर्म्स अ पिक्चर स्क्यू गॉर्ज इन दिस पार्ट। तो क्योंकि ये अभी अपने यूथफुल स्टेज में रहता है तो ये गॉर्ज फॉर्म करता है। अब ये गॉर्ज क्या होता है, कैनियंस क्या होता है, ये सब जब हम लैंडफॉर्म पढ़ रहे होंगे ना तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा, जो भी आपके फ्लूवियन प्रोसेस से लैंडफॉर्म बनते हैं। तो जो भी रिवर से आपके लैंडफॉर्म बनते हैं ना, उनको हम बोलते हैं फ्लूवियन टाइप लैंडफॉर्म, ठीक है। तो उसमें गॉर्जेस भी हम पढ़ेंगे। तो बस अभी के लिए इतना जानो, जो गॉर्जेस होते हैं वो यूथफुल स्टेज में बनते हैं। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे जो रिवर का स्पीड होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक, तो वो गॉर्जेस का शेप बनाती है। तो ये काफी अट्रैक्टिव होता है, पिक्चर स्क्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे लोग जाते हैं एज अ टूरिस्ट। फिर देखो सेवरल ट्रिब्यूटरीज लाइक द जास्कर, द नुब्रा, द शोक एंड द हुंजा जॉइन इट इन कश्मीर रीजन। तो ये जितने ट्रिब्यूटरीज का नाम मेंशन है, जास्कर, नुब्रा, शोक एंड हुंजा, ये सारे इंदस रिवर के राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये इंदस रिवर यहाँ से एंटर की, यहाँ से जा रही है, तो यहाँ से आपकी जुड़ती है जैसे जास्कर, नुब्रा, शोक और हुंजा, ठीक है। तो श्योक और नुब्रा एक दूसरे के ट्रिब्यूटरी हैं। नुब्रा रिवर आके श्योक में मिलती है और श्योक आके आपके इंदस रिवर में मिलती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और फिर जो हुंजा वाला जो रिवर है, ये आपके पीओके वाले रीजन से फ्लो करती है। और हुंजा ट्राइब के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सुंदर होते हैं ये लोग, ठीक है। तो आप चाहो तो नेट पर जाके सर्च कर लेना हुंजा ट्राइब। तो इसीलिए वहां उस रिवर का नाम, उस ट्रिब्यूटरी का नाम क्या पड़ा है, हुंजा पड़ा है। और शोक भी नाम ना रिवर का, ये भी एक रीजन से पड़ा हुआ है, क्योंकि शोक रिवर कहाँ से आती है, आपके लद्दाख वाले रीजन से। तो जब 1962 का वॉर हुआ था ना, तो उस टाइम पे बहुत सारे हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो उनकी जो डेड बॉडीज थी ना, वो इसी रिवर में ऐसे फ्लोट हो रही थी। तो लोग जब देखे ना तो एकदम से दिल दहल गया, पूरा दिल दहल गया, सब कुछ शोक में आ गया। तो उसी शोक से वहां के लोगों का, क्योंकि थोड़ा एक्सेंट अलग है, तो नाम पड़ गया उसका शोक रिवर, राइट। फिर ये जो नुब्रा रिवर देख रहे हो, नुब्रा वैली, यहीं पे आपके लोकेटेड है सियाचिन। तो ऐसे बहुत सारी चीजें चाहो तो आप रिलेट कर सकते हो। इसीलिए आपको इंडियन ज्योग्राफी आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर इंडियन ज्योग्राफी स्ट्रांग होता है ना आपका, तो आपको जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी समझने में आसानी रहती है, या फिर इंडिया में भी कोई भी चीज़ अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको ज्योग्राफी की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से रिलेटेड है। फिर देखो द इंदस फ्लोज थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन एट अटॉक, ठीक।
तो आपका जो इंदस है ये फिर पीओके वाले रीजन से होके पाकिस्तान वाले रीजन में चली जाती हैं, ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन में। गिलगिट बाल्टिस्तान ये पीओके वाला ही रीजन है। उसके बाद यहाँ से जाती है जब ये खैबर पाख्तूनख्वा रीजन में, वहां पे एक अटॉक नाम का जगह है, अटॉक नाम पे काबुल रिवर आके इंदस रिवर से मिलती है, राइट। उसके बाद द सतलज, द ब्यास, द रावी एंड द चिनाब एंड झेलम जॉइन टुगेदर टू एंटर द इंदस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। तो ये जो सारी ट्रिब्यूटरीज है ना, जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है, और ये सारे कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। तो सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। पहले आता है झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज, ये सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। तो सबसे ऊपर झेलम जो कि कश्मीर वाले रीजन से फ्लो होता है, इसका ओरिजिन वेरीनाग ग्लेशियर से होता है। वैसे चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज, ठीक है। ब्यास और रावी का ओरिजिन आपके नियर रोहतांग पास से होता है, और चिनाब आपके ओरिजिनेट होती है बारालाचा पास से, ठीक है, बारालाचा पास। और जो सतलज है ये भी नियर मानसरोवर ओरिजिनेट होती है, बुखारचू ग्लेशियर, ठीक है, बुखारचू ग्लेशियर, ये पता होना चाहिए आपको। तो इन सब का ओरिजिन प्लेस भी पता होना चाहिए, जो कि हम 11th में पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पे बस मैं आपको एक रेफरेंस के लिए बता दे रहा हूँ, राइट। तो ये सारी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ये कहाँ पे मिलती है, मिठानकोट में मिलती है। तो मेरा एक वीडियो भी पड़ा होगा यूट्यूब पे, सिविल सर्विसेज विद नीलेश यूट्यूब चैनल पे, उसमें हमने इंदस रिवर सिस्टम को ना एनिमेशन के थ्रू समझाया हुआ है। तो आप जाके, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 2 मिनट 2.5 मिनट की वीडियो है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि वो जाके वो वाली एनिमेटेड वीडियो देख लेना, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है, इंदस रिवर सिस्टम के जो पूरे पाथ को समझने में। तो वहाँ से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो टाइम निकाल के जाना यूट्यूब पे, और इसी हमारे ऐप पे भी वो मैंने वीडियो डाल रखी है, अपलोड करवा रखी है। आप जाना फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में, ठीक है, वहाँ पे जाके इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स होगा वीडियो वाले सेक्शन में, वहाँ पे जाके इंडियन ज्योग्राफी में जाओगे तो आपको दिख जाएगा इंदस रिवर सिस्टम एनिमेशन, तो वो जाके आप देख लेना, सेम वीडियो है, हमने ऐप पे भी अवेलेबल करा रखा है। तो वहाँ से जाके एक बार देख लेना इस लेक्चर के बाद। फिर देखो, बियॉन्ड दिस द इंदस फ्लोज साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची, ठीक है। तो इंदस फाइनली अपने कहाँ जाके ड्रेन करती है, अरेबियन सी में ड्रेन करती है, आफ्टर फ्लोइंग फ्रॉम द सिंध और पंजाब रीजन ऑफ पाकिस्तान, ठीक। देन द इंदस प्लेन हैज वेरी जेंटल स्लोप विथ अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। द इंदस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, a little over a third of the Indus basin is located in India, ठीक। तो जो इंदस का जो स्लोप का लेंथ है वो कितना है, 2900 किलोमीटर का है, और इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम, ये तो ऑब्वियस ही है, जेन्युइन बात है ना। एंड इसका मैंने क्या बताया कि ओनली 1/3 पार्ट जो है वो इंडिया से फ्लो करता है, बाकी 2/3 पार्ट कहाँ से फ्लो करता है, पाकिस्तान प्रोविंस से फ्लो करता है, ठीक। फिर देखो, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन ऑफ इंदस वाटर ट्रीटी 1960, India can use only 20% of total water carried by the Indus River system. This water is used for irrigation in Punjab, Haryana and southern and the western part of Rajasthan. तो देखो कितनी बड़ी विडम्बना है कि इंदस रिवर का जो ओरिजिनेट हो रहा है वो हमारे कंट्री से ही हो रहा है, राइट, लेकिन हम में कितना हिस्सा मिल रहा है, सिर्फ 20% हिस्सा मिल रहा है। तो यही थी इंदस वाटर ट्रीटी, ग्रेट इंदस वाटर ट्रीटी, लेकिन हालांकि इसको अभी सस्पेंड कर दिया गया है आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर, आफ्टर दैट पहलगाम अटैक, राइट। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो आपकी CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मत, इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मत समझ लेना, चेनाब, झेलम और इंदस, इन तीनों रिवर का जो वाटर है ना, इस पर पाकिस्तान का हक है। बाकी जो 3 ट्रिब्यूटरी बची, रावी, ब्यास और सतलज, इस पे इंडिया का हक है, लेकिन इनमें सिर्फ 20% ही पानी इंडिया से फ्लो होता है, बाकी CJI में आपके लगभग 80% पानी है, और ये सारा इस पे सारा हक किसका है, पाकिस्तान का है, ठीक है, एज पर दिस ट्रीटी। लेकिन इसमें एक डिफरेंस याद रखना, आप हो सकता है आपके प्लेन्स में ही पूछ ले कि इन वाटर को हम कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर पीने वीने के लिए हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन नॉन कंजम्पशन के लिए ये अलाउड है। मतलब अगर हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हुआ, ये जो CJI रिवर है, इनसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस क्लियर रखना, डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछ देंगे कि एज पर इंदस वाटर ट्रीटी the non-consumption activity is also not allowed for चेनाब, झेलम एंड इंदस रिवर। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, नॉन कंजम्पशन एक्टिविटी अलाउड है, बस कंजम्पशन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, राइट। हालांकि अब तो ये सस्पेंड हो गया, तो अब इसका मीनिंग नहीं है कोई। फिर देखो आगे, द गंगा रिवर सिस्टम, फिर देख लेते हैं हम द गंगा रिवर सिस्टम को, ठीक है। तो गंगा जी जो है वो हमारी देश की सबसे बड़ी नदी है जो हमारे देश से बहती है, राइट। सो द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर and joined by the Alaknanda at Devprayag in Uttarakhand. At Haridwar the Ganga emerges from the mountains onto the plains. अब इसको विजुलाइज करो आप,
तो देखो जो गंगा जी है ना वो शुरू में ही गंगा फॉर्म में नहीं ओरिजिनेट होती हैं, ये दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस से गंगा बनती हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें इसका ओरिजिन समझना है। तो जैसे देखो जो अलकनंदा रिवर है वो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, सतोपंथ, ठीक है। और जो भागीरथी रिवर है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो अलकनंदा रिवर जब आगे आगे बढ़ती है तो उसके बाद पहले मिलती है किससे, धौली गंगा से, ठीक है। मैं डीजी करके लिख दे रहा हूँ, आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख लेना। तो इस कॉन्फ्लुएंस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है। प्रयाग से याद रखना, प्रयाग ऐसे ऐसी जगह को बोलते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा रिवर कॉन्फ्लुएंस करती हैं, राइट। उसके बाद फिर आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पे मिलती है नंदाकिनी रिवर से, नंदाकिनी रिवर से जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है नंदाकिनी रिवर और अलकनंदा रिवर का, वो उसको कहते हैं हम नंद प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग। उसके बाद फिर आगे और बढ़ती हैं तो फिर आपकी मिलती हैं पिंडार गंगा से, ठीक है, पिंडार गंगा, पिंडार गंगा से कहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग में, राइट। उसके बाद इधर साइड से बद्रीनाथ साइड से आपके आती है मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी, और ये कहाँ पे मिलती है, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। उसके बाद फाइनली ये अलकनंदा और यहाँ से आके भागीरथी, ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं, देवप्रयाग में मिलते हैं, ठीक है, देवप्रयाग। तो कितने प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, 1 2 3 4 5। तो ये 5 प्रयाग है, ठीक है। इनका नाम यहाँ पे सिर्फ देव प्रयाग का मेंशन कर रखा है, तो आपको अभी के लिए देव प्रयाग याद रखना है। जैसे हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको बाकी सारे प्रयाग भी बता दिए जाएंगे, राइट। तो ये चीज़, यही चीज़ यहाँ पे विजुलाइज आपको करना था कि जो गंगा रिवर है किसके कॉन्फ्लुएंस से बनती है, अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर का ओरिजिन कहाँ हो रहा है, गंगोत्री ग्लेशियर में। अलकनंदा रिवर का ओरिजिन कहाँ हो रहा है, सतोपंथ ग्लेशियर में। दोनों आके कहाँ पे मिल रहे हैं, देवप्रयाग में। तो ये इमेज में देख सकते हो, ये है देवप्रयाग। यहाँ से अलकनंदा रिवर आ रही है, यहाँ से भागीरथी रिवर आ रही है, और अब ये दोनों गंगा कहलाएंगे, ठीक है, मिलके गंगा रिवर। और फिर ये गंगा रिवर ऋषिकेश से होते हुए आपके हरिद्वार में प्लेन वाले रीजन में एंटर कर जाती है। ऋषिकेश तक ये माउंटेनियस रीजन में रहती है, हरिद्वार से ये प्लेन वाले रीजन में एंटर कर जाती है, और फिर उसके बाद आपके यूपी में एंटर करके फिर बिहार से होते हुए फिर आपके वेस्ट बंगाल में फाइनली जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। तो ये गंगा रिवर का ओवरऑल रूट है, ठीक है। तो इसको आपको विजुअलाइजेशन करना है। फिर देखो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, राइजेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एज भागीरथी ज्वाइंस विथ अलकनंदा एट देवप्रयाग टू फॉर्म गंगा। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी जो है वो कौन कौन सी है, तो यमुना रिवर, यमुना रिवर का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, यमुनोत्री ग्लेशियर से हो रहा है, राइट। उसके बाद घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब बिहार में गंगा रिवर से मिलती हैं। फिर देखो पेनिनसुलर रिवर में चंबल, बेतवा, सोन। तो अब ये चंबल, बेतवा, सोन ये सब डायरेक्ट गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। जो चंबल रिवर है ये यमुना के ट्रिब्यूटरी है, और यमुना किसके ट्रिब्यूटरी है, आपकी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो इसलिए हम चंबल को भी कंसिडर करते हैं गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी। उसके बाद आपको पता है कि गंगा रिवर जब अपने ओल्ड स्टेज में होती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, डेल्टा फॉर्मेशन का होता है। तो ये मैंने आपको बताया है शुरू में कि सबसे पहले जब आपकी कोई भी रिवर ओरिजिनेट होती है तो अपने वो यूथफुल स्टेज में होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके डेल्टा फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर स्टेज से ओल्ड स्टेज में जाती है, कोई भी रिवर मैच्योर से ओल्ड, तो क्या होता है, आपके रिवर की स्पीड स्लो हो जाती है, सेडिमेंट डिपोजिशन होने लगता है, और फाइनली आपके डेल्टा फॉर्मेशन हो जाता है। आई होप इतना क्लियर होगा। और देखो जो गंगा रिवर का जो सुंदरबन डेल्टा है, जो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन वाला एरिया, वहाँ पे जो गंगा रिवर डेल्टा फॉर्मेशन करती है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। तो ये भी आपको एक फैक्ट याद रखना है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कहाँ पे फॉर्म होता है, सुंदरबन डेल्टा में फॉर्म होता है। किस रिवर के द्वारा फॉर्म होता है, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर के थ्रू, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखो दी नमामि गंगे प्रोग्राम। तो ये नमामि गंगे प्रोग्राम गंगा जी के रिस्टोरेशन के लिए लाया गया था, क्योंकि पता ही है कि गंगा जी का पानी काफ़ी पॉल्यूटेड हो गया था ड्यू टू दैट इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो इसके वजह से नमामि गंगा प्रोग्राम लिया गया, और इसके अंतर्गत गंगा रिवर की सफाई हुई। उसका जो भी वाटर जो होते थे, जो डायरेक्ट इंडस्ट्री से निकलते थे, उनको ट्रीट करके तब रिवर में छोड़ा जाने लगा। तो इससे क्या हुआ कि पॉल्यूशन का लेवल जो हुआ धीरे धीरे कम होने लगा, ठीक है। अभी भी लेकिन बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, खासकर जो यूपी और प्लेन वाले रीजन में जो जब गंगा जी फ्लो करती है। लेकिन वही आप ऋषिकेश वगैरह साइड जाओगे तो वहाँ पे एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में रहती है अपनी गंगा जी, है ना। सो दिस प्रोग्राम इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2014 टू accomplish the twin objective of effective abatement of pollution, conservation and rejuvenation। तो ये तीन चीज़ याद रखना, abatement of pollution, conservation and rejuvenation of the national river गंगा। और इसके बारे में आप एक्सप्लोर कर सकते हो ये वाले वेबसाइट के लिंक पे। तो ये वाले वेबसाइट के लिंक पे आप जाके विजिट कर लेना,
आपको इस प्रोग्राम का और डिटेल्स मिल जाएगा देखने को। फिर देखो द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया से 2500 किलोमीटर तक गंगा रिवर फ्लो करती है, ठीक है। फिर अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंदस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। तो जो अम्बाला प्लेस है ना आपके हरियाणा में, यहाँ पे आपके इंदस रिवर और गंगा रिवर सेपरेट होती है ना, तो इसीलिए अम्बाला को वाटर डिवाइड आप कंसिडर कर सकते हो। सो द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर बट द फॉल इन इट स्लोप इज हार्डली 300 मीटर। तो देखो जो धीरे धीरे क्या होता है कि जो अम्बाला साइड है, अम्बाला आपके हरियाणा साइड में है, और जो आपका सुंदरबन है वो आपके वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो ऐसे स्लोप आपके क्या होता है धीरे धीरे डाउनवर्ड साइड जाता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए तो हम बोलते हैं कि जो हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो इंक्लिनेशन है कैसे है, वेस्ट टू ईस्ट, सॉरी डिक्लाइन करता है वेस्ट टू ईस्ट, है ना। मतलब साउथ से जो सदर्न पेनिनसुला है वो थोड़ा सा उठा हुआ है, नॉर्दर्न पेनिनसुला जो है थोड़ा डिप्रेस्ड है, वैसे ही वेस्टर्न साइड थोड़ा सा उठा हुआ है और ईस्टर्न साइड थोड़ा सा डिप्रेस्ड है। तो स्लोप कैसे फॉर्म होता है इस तरीके से, है ना। तो रिवर भी इसलिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो अम्बाला से लेके जो सुंदरबन तक जो स्लोप होता है वो अराउंड हार्डली 300 मीटर तक गिरता है नीचे, ठीक है। सो देर इज अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर ऑफ फॉर एवरी 6 किलोमीटर। तो 1 मीटर फॉल होता है, 1 मीटर हम नीचे आते हैं एवरी 6 किलोमीटर में। तो ये चीज़ आपको विजुलाइज करना है। देयर फॉर द रिवर डेवलप्स लार्ज मीएंडर्स। तो क्योंकि अब रिवर अपने जैसी प्लेन एरिया में एंटर करती है अम्बाला के बाद, ठीक है, तो वो प्लेन वाले रीजन में एंटर कर गई है, अपने मैच्योर स्टेज में पहुंच चुकी है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, स्पीड स्लो हुआ। स्पीड स्लो हुआ तो आपका रिवर क्या करती है, मेंडर करना शुरू कर देती है। तो मेंडर इस मूवमेंट को बोलते हैं, जिगजैग मूवमेंट को, है ना। और मेंडरिंग की वजह से क्या होता है, आपका ऑक्सबो लेक का भी फॉर्मेशन होता है, ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक क्या होते हैं आपके, बेसिकली मान के चलो ये मेंडर कर रही है रिवर, ठीक है। फिर इसने कुछ समय बाद अपना पाथ चेंज कर लिया, तो ये वाला जो मेंडर किया था यहाँ पे तो एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ था और कुछ पानी बच गया था, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। तो ये इसको और डिटेल में हम देखेंगे जब लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखना। और ये सब डेटा जो इंपॉर्टेंट है कि आपके जो गंगा रिवर है ये फिर 3 पार्ट में डिवाइड होती है। इसके बेसिस पे जो आपका नॉर्दर्न इंडियन प्लेन है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन एंड लोअर गंगा प्लेन। तो वो जब हम प्लेन्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हम वो चीज़ें कवर कर रहे होंगे, ठीक है। फिर देखो अब आता है दी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हमने बहुत डिटेल में अभी नहीं देखा है, लेकिन इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में और आगे जाएंगे तो, ठीक है। वहाँ पे एक एक ट्रिब्यूटरीज को भी हम थोड़े से डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए आपको गंगा रिवर में बस ये ध्यान रखना था कि कहाँ से ओरिजिन होता है, किन दो रिवर के कॉन्फ्लुएंस से गंगा रिवर बनती है, क्या डिस्टेंस है, क्या स्लोप है, ठीक है, कहाँ पे प्लेन में एंटर कर रही है। ये सब जो क्वेश्चंस थे ये आप आंसर करने के पोजीशन में होने चाहिए आफ्टर दिस लेक्चर। फिर देखो दी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, राइट। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में ब्रह्मपुत्र जो रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, आपके चेम्युंगदुंग ग्लेशियर, जो कि कहाँ पे है, तिब्बत, ठीक है। तो तिब्बत में चेम्युंगदुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन होता है। वहाँ पे इसका नाम क्या होता है, सैंगपो, ठीक है, सैंगपो नाम से जानते हैं हम। इसीलिए तो जब आप ओरिजिन ऑफ हिमालय पढ़ते हो तो वहाँ पे पढ़ते हो सैंगपो सूचर जोन, ठीक है, इंडो सैंगपो सूचर जोन। तो सैंगपो मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर का ही नाम तिब्बत वाले रीजन में क्या है, सैंगपो है, राइट। वैसे ही लोकली अलग अलग नाम है, जैसे अरुणाचल में अलग नाम है, फिर असम में एंटर करती है तो अलग नाम है, इस टाइप के अलग अलग नाम है आपके ब्रह्मपुत्र रिवर के। सो द ब्रह्मपुत्र राइजेस इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंदस एंड सतलज। तो जो ये मैं चेम्युंगदुंग ग्लेशियर की बात कर रहा हूँ, ये जो मानसरोवर लेक है ना जहाँ से आपके इंदस रिवर का ओरिजिन हो रहा था, इससे पास में ही है वो वाला ग्लेशियर। तो आप मैप में चाहो तो जाके देख सकते हो, आपको विजुअलाइजेशन हो जाएगा। सो इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंदस, ठीक है। तो इंदस से थोड़ी सी बड़ी है एंड मोस्ट ऑफ इट कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो गंगा रिवर है ना वो इंडिया से बहने वाली सबसे लंबी रिवर है, लेकिन अगर ये तीनों हिमालयन रिवर सिस्टम में देखा जाए तो सबसे बड़ी लेंथ किसकी है, तो वो है इंदस रिवर का। यहाँ पे आई थिंक गलत मेंशन्ड है, यहाँ पे लिखा है इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंदस। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है इंडिया में जो जितना फ्लो करती है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि इंदस रिवर तो बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है इंडिया में, है ना। तो इंडिया में जो फ्लो करती है उसमें ब्रह्मपुत्र का जो लेंथ है वो बड़ा है एज कंपेरिजन टू इंदस रिवर। सबसे बड़ा किसका, गंगा रिवर। लेकिन ओवरऑल जो लेंथ देखा जाए, जितना ये लेंथ ट्रैवल करती हैं सारी नदियाँ, उसमें अगर हिमालयन रिवर सिस्टम में लॉन्गेस्ट देखा जाए तो वो है इंदस रिवर का। तो ये सब जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है ना ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में यहीं से क्वेश्चन घुमाते हैं, राइट। फिर देखो इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज। तो देखो यहाँ से तिब्बत है, ये तिब्बत वाला रीजन है, यहाँ से फ्लो होती है और यहाँ से नामचा वारा से यू टर्न करके इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एंटर कर जाती है, ठीक। सो ऑन रीचिंग द नामचा बारवा, जिसका हाइट क्या है 7757 मीटर, इट टेक्स अ यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉर्ज। तो ऐसा यू टर्न क्यों लेती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंटैक्शियल बेंट।
सिंटैक्शियल बैंड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो इंडिया में यू टर्न लेके क्यों आती है, कोई ऐसा बैरियर था क्या, तो इसका रीज़न है आपका सिंटैक्शियल बैंड, क्योंकि आपका सिंटैक्शियल बैंड है इसलिए यहाँ पे नामचा बरवा एक बैरियर की तरह आता है, यहाँ से आपकी यू टर्न ले लेती है ब्रह्मपुत्र रिवर। फिर अब क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश से जैसे जैसे रिवर नीचे उतरती है तो एक ही बार, आपको पता ही है कि पहाड़ी से अब जब प्लेन पे आ रही है तो एक ही बार से स्लोप बहुत तेज़ी से डाउन होता है, ठीक है। तो रिवर जो होती है एक ही बार से ऊपर से जब नीचे गिरेगी तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद जैसे ही वो प्लेन वाले रीजन में चली जाती है तो उसके बाद धीरे धीरे स्लोप का जो स्लोप जो होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज शुरू हो जाता है ना, ग्रेजुअली डिक्रीज होना। लेकिन कुछ डिस्टेंस तक तो बहुत एकदम शार्प डिप देखने को मिलता है, एकदम से नीचे आता है। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोलते हैं, दिहांग रिवर बोलते हैं, ठीक है। और ये किससे मिलती है, दिबांग से, लोहित से, ठीक है। तो दिबांग लोहित ये आपके ब्रह्मपुत्र रिवर से कहाँ पे मिलते हैं, आपके सादिया टाउन के पास, सादिया टाउन जो कि कहाँ पे है, आसाम में, ठीक है। एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म ब्रह्मपुत्र इन असम। और फिर जैसे ही असम वाले प्लेन में एंटर करती है तो वहाँ पे असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र का मतलब क्या हुआ, ब्रह्मा के पुत्र, ठीक है। सो इट इज़ नोन एज सैंगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। और बांग्लादेश वाले रीजन में किस नाम से हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर को, जमुना नाम से। तो इसे आप यमुना से कंफ्यूज मत करना। सो इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज कोल्ड एंड ड्राई एरिया। इन इंडिया इट passes through a region in high rainfall. Here the river carries a large volume of water and considerable amount of silt. So the Brahmaputra has a braided channel in its entire length in Assam and forms many riverine islands. तो देखो अब इस सिनारियो को समझो कि तिब्बत वाले रीजन में क्योंकि वहां पे कम सेडिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, और कोल्ड और ड्राई एरिया आपका, इसी की वजह से जो रिवर होती है वो क्लीन होती है ना, इतना सेडिमेंटेशन उसमें नहीं होता है। लेकिन द मोमेंट इट एंटर्स इन इंडिया तो उसके बाद क्या होता है, वो काफ़ी सारी सेडिमेंट कैरी ऑन करने लगती है, क्योंकि इंडिया में बारिश होता है और उसके बाद इंडिया के प्लेन वाले रीजन में आपको पता ही है बहुत सारे सिल्ट्स प्रेजेंट है। तो क्या होता है, सिल्टेशन होने लगता है। अब उस सिल्टेशन की वजह से क्या होता है ना कि जो रिवर का कोर्स है ना उसमें जब सिल्ट फिल होने लगेंगे तो रिवर क्या होगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। और इसी ओवरफ्लो की वजह से आपको फ्लड देखने को मिलता है, आसाम में भयंकर फ्लड आता है ना। और दूसरा चीज आपको रिवराइन आइलैंड देखने को मिलेंगे। तो रिवराइन आइलैंड क्या होते हैं, बेसिकली जो रिवर से आपके आइलैंड क्रिएट हो रहे हैं। तो जैसे इसको ब्रेडेड स्ट्रीम जो लिखा हुआ है ना, ब्रेडेड चैनल, इसका मतलब क्या है ये देख लो। जैसे मान के चलो ये रिवर का कोर्स है, ठीक है, इसके बीच बीच में मान के चलो ये आपके सिल्टेशन हो गया है, राइट। तो रिवर कैसे फ्लो करेगा, यहाँ से ऐसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेडेड स्ट्रीम बोलते हैं। तो ये जो आइलैंड फॉर्मेशन हुआ ना इसी को हम बोल रहे हैं रिवराइन आइलैंड। तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ठीक है, वो कौन सा है, आपके मजौली, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, आसाम में प्रेजेंट है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फिर देखो, एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक कॉजिंग वाइड स्प्रेड डेवेस्टेशन ड्यू टू फ्लड इन असम एंड बांग्लादेश। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया। सो अनलाइक द नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज। द रिवर ऑल्सो शिफ्ट्स इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली। तो इसका रीजन आप समझ गए कि जो रिवर का कोर्स है, मान के चलो ये कोर्स है, ठीक है, इसमें जब सेडिमेंटेशन हो गया तो ये भर गया, तो रिवर अब क्या करेगी, ओवरफ्लो ही तो करेगी ना। तो इसके वजह से जो काफी डिवेस्टेशन होता है और जो रिवर का ये कोर्स क्या होता है, चेंज हो जाता है। सिमिलर केस आप कोसी रिवर में ही देखते हो जो कि बिहार से फ्लो करती है, ठीक है। तो हर कुछ सालों में ना वो अपना कोर्स चेंज करती रहती है, इसकी वजह से काफी फ्लड आता है, इसलिए उसको सौरव ऑफ बिहार भी बोला जाता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो, ये मैप में आप देख सकते हो, ये रहा यार्लुंग सैंगपो के नाम से हम ब्रह्मपुत्र रिवर को जान रहे हैं। यहाँ से नामचा बारवा से ये यू टर्न लेके इंडिया में एंटर की और फिर ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर करके और फाइनली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर गई। और यहीं पे आपका जो सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। फिर देखो द पेनिनसुलर रिवर। तो अब हमने हिमालयन रिवर सिस्टम को अच्छे से देख लिया, उसके फीचर्स को जान लिया। अब हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में देखेंगे। बाकी इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस हमने पहले ही समझ लिया है, ठीक है। सो मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फाउंड बाय वेस्टर्न घाट। तो जो वेस्टर्न घाट है इट एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड। और अब तक आपको पता लग गया होगा वाटर डिवाइड क्या होता है, ऐसा भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन जो कि वाटर को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है। सो विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू वेस्टर्न कोस्ट। तो या तो किसी रिवर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दे या फिर दो रिवर सिस्टम के बीच में एक बैरियर हो, उसको हम वाटर डिवाइड बोल रहे हैं। So most of the major rivers of peninsula such as Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri flows eastward and drain into Bay of Bengal। तो आपको इसका रीजन मैंने बता दिया था, क्योंकि इंडिया टिल्टेड है ईस्टवर्ड, इसी की वजह से क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर है वो कहाँ पे ड्रेन करती है, बे ऑफ बंगाल में, बेरिंग फ्यू एक्सेप्शन। देन दीज रिवर मेक्स डेल्टा एट देयर माउथ। तो ये भी मैंने रीजन बता दिया था क्यों डेल्टा फॉर्मेशन करती हैं पेनिनसुलर रिवर जो कि लंबी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। हालांकि मोस्ट ऑफ दी जो पेनिनसुलर रिवर है वो डेल्टा फॉर्मेशन नहीं करती है, ये मैंने बताया था। यही तो डिफरेंस है ना मेन आपके
हिमालयन रिवर सिस्टम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। लेकिन कुछ पेनिनसुलर रिवर सिस्टम आपके डेल्टा फॉर्मेशन करती हैं क्योंकि वो थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं एंड सेकेंड थिंग जिस एरिया से फ्लो करती है तो उसकी वजह से सेडिमेंटेशन होता है। फिर देखो दिस रिवर मेक्स डेल्टाज, ये हमने देख लिया। एट देयर माउथ देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम जो होते हैं वो वेस्टर्न घाट के वेस्ट में फ्लो करते हैं और कहाँ पे ड्रेन करते हैं, आपके अरेबियन सी में ड्रेन करते हैं। जैसे मांडवी रिवर हो गए, श्रावती रिवर हो गई, तो ये सब आपको आइडिया रहना चाहिए। ऊपर तो नर्मदा, तापी, ये सब तो पता ही है आपको, जो ये मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। सो द नर्मदा बेसिन देख लो आप, ठीक है। सो द नर्मदा एंड तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो नर्मदा और तापी है, नर्मदा का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, आपके अमरकंटक प्लेट्यू से हो रहा है, ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू। तापी जो है ये आपके सतपुरा रेंज से इसका ओरिजिन हो रहा है। अब ये दोनों वेस्ट फ्लो करते हैं, तो देखो जैसे ये आपके विंध्या रेंज माउंटेन है, ये आपके सतपुरा रेंज माउंटेन है, तो इन दोनों के बीच से आपके क्या फ्लो कर रही है, नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है, राइट। और सतपुरा के साउथ से आपकी कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, तापी रिवर फ्लो कर रही है। दोनों रिफ्ट वैली फॉर्म करती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। रिफ्ट वैली क्या होता है, ये जब हम लैंडफॉर्म पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। बस आपको ये पता होना चाहिए नर्मदा रिवर और तापी रिवर आपके क्या है, रिफ्ट वैली फॉर्म करती है। फिर यही दो मेजर रिवर सिस्टम है इंडिया में जो कि एस्चुरीज फॉर्म करती हैं, ठीक है, एस्चुरीज। तो एस्चुरीज क्या होता है, आपके डेल्टा से काफ़ी डिफरेंट होता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट सेडिमेंट डिपोजिशन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि रिवर डायरेक्टली ओशन से मीट कर जाती है। जैसे ये ओशन है, ये रिवर है, ठीक है, तो ये दोनों मीट कर जाएंगे और यहाँ पे आपके एक इकोटोन जोन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीसीज मिलते हैं उनको एज स्पीसीज बोलते हैं, एज स्पीसीज, जिनमें आपके सॉल्ट फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर दोनों में रहने की अडाप्ट कर लिए होते हैं खुद को, है ना। मतलब वो समुद्र के पानी में ही रह सकते हैं और फ्रेश वाटर में ही रह सकते हैं। नहीं तो ज़्यादातर आप देखोगे स्पीसीज को, वो या तो फ्रेश वाटर स्पीसीज होते हैं या फिर आपके सॉल्टी वाटर स्पीसीज होते हैं। लेकिन जो एज पे मिलते हैं एस्चुरीज पे, वो सारे स्पीसीज अपने आप को उन्होंने अडाप्ट कर लिया है अकॉर्डिंग टू दैट इकोटोन जोन। तो एस्चुरी आपके बड़ी बड़ी सेडिमेंटेशन नहीं करती है इसका, क्योंकि आपको जो एस्चुरी जिन रिवर से फॉर्म हो रहा है ना, वो सारे रिवर्स आपके क्या हैं, वो एक नैरो चैनल से फ्लो कर रहे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस फ्लो करके आ रहे हैं, ठीक है। स्पीड इनकी ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से डेल्टा फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो ये डायरेक्ट आके समंदर में मिल जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एस्चुरीज। और आगे इसकी डिटेलिंग देखेंगे हम, टेंशन मत लो। तो फिर ये रीड कर लेते हैं। राइज इन अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फाउंड ड्यू टू फॉल्टिंग क्रिएट्स पिक्चर स्क्यू लोकेशन लाइक मार्बल रॉक नियर जबलपुर एंड धुआंधार फॉल। तो धुआंधार फॉल आपके फिल्म से पूछा भी हुआ है क्वेश्चन, धुआंधार फॉल से, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर देखो तापी बेसिन, तो तापी बेसिन राइजेज इन सतपुरा रेंजेस इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, फ्लो इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा बट इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ, ठीक है। तो नर्मदा रिवर से तापी वाली जो रिवर है काफ़ी शॉर्ट है। बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो जब भी आपकी रिवर बेसिन वगैरह टर्म यूज़ हो रहा है तो मैंने इसलिए शुरू में ही आपको डिफरेंस क्लियर कर दिया था, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिवर जिस स्टेट से फ्लो कर रही है सिर्फ उस स्टेट में बेसिन होगा, बल्कि आसपास के स्टेट्स में भी हम उस रिवर बेसिन को देख सकते हैं। फिर देखो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आपको मैंने बता ही दिया, दे बोथ आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर। So the coastal plains between Western Ghats and the Arabian Sea are very narrow. Hence the coastal rivers are short. Mean west flowing river are Sabarmati, Mahi, Bharatpuzha and Periyar. तो ये आपको एकदम पता होना चाहिए, राइट। फिर देखो द नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन हैज़ बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश बाय ए स्कीम नेम नमामि देवी नर्मदे। तो जैसे आप नमामि गंगे प्रोग्राम देखे थे, वैसे नर्मदा रिवर का ही कंजर्वेशन के लिए नमामि देवी नर्मदे प्रोग्राम चलाया गया था। और ये इसका वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप और डिटेल्स देख सकते हो। अब देखो ये मैप से अब आपको अच्छे से समझ लेना है लोकेशन वगैरह और जो एक दो इंपॉर्टेंट लेक्स है। तो सबसे पहले हमने देखा इंदस रिवर। इंदस रिवर का ओरिजिन मानसरोवर से हो रहा है, ठीक है। इंदस रिवर देमचोक एरिया से एंटर करके आपके इंडिया से इतना डिस्टेंस फ्लो होके, ठीक है, उसके बाद आपके पाकिस्तान वाले रीजन में एंटर कर जाती है। और ये सारे इंदस रिवर के ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये सब आके कहाँ पे मिल रहे हैं, मिथानकोट में मिल रहे हैं, राइट, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके सिंध या पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। फिर देखो यहाँ पे आपके गोविंद सागर डैम लोकेटेड है आपके सतलज रिवर पे, ये आपको पता होना चाहिए। फिर गंगा रिवर का ओरिजिन आपको पता है उत्तराखंड में हो रहा है, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। तो यहाँ से गंगा रिवर का ओरिजिन हो रहा है। तो ये देव प्रयाग है, यहाँ पे आपकी भागीरथी और यहाँ से आई अलकनंदा, ये दोनों मिल गए यहाँ पे देव प्रयाग में। फिर ये यहाँ से ऐसे फ्लो होके जा रहे हैं, राइट। उसके बाद ये यूपी में कहाँ पे मिलती है, यमुना गंगा रिवर, ये आपके प्रयागराज में मिलती है, जहाँ पे आपको कुंभ देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस साल आपके कुंभ भी लगा हुआ था। फिर ये यमुना रिवर के ट्रिब्यूटरी है, जैसे चंबल हो गया, बेतवा रिवर हो गई, ठीक है।
और यहाँ पे आपके कौन सा डैम देखने को मिलेगा, राणा प्रताप सागर या फिर गांधी सागर डैम, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो ब्रह्मपुत्र रिवर आपके कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, आपके चेमिंगदुंग ग्लेशियर जो कि नियर मानसरोवर लेक है। इसको सांगपो रिवर के नाम से जानते हैं हम ब्रह्मपुत्र रिवर को। फिर यहाँ से नामचा बरवा से एंटर करके दिहांग नाम से, और ये लोहित, ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, आपके सादिया टाउन के पास। और यहाँ से फिर ब्रह्मपुत्र रिवर बन के ये नीचे आ रहे हैं बांग्लादेश में। ठीक है, और यहाँ से आपकी गंगा रिवर आ रही है और ये दोनों आके यहाँ पे ड्रेन कर जा रहे हैं। राइट, तो जहाँ पे ड्रेन करते हैं यहाँ पे पास में ही आपके सागर आइलैंड है। फिर देखो महानदी वगैरह, ठीक है, नर्मदा देखो, नर्मदा और तापी ये आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो अरेबियन सी में ड्रेन कर रहे हैं। वैसे ही जो गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे पेन गंगा, वेन गंगा, वारधा, ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज है ये आपके गोदावरी रिवर पे लोकेटेड है। निजाम सागर आपके मंजरा रिवर पे लोकेटेड, ठीक है, ये भी गोदावरी की ही ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, उस पर निजाम सागर डैम लोकेटेड है। फिर कृष्णा देखो, कृष्णा रिवर आपका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, आपके महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर का ओरिजिन हो रहा है और इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी आपकी, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, मूसी, ये सब आपके कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, और कृष्णा रिवर पे ही आपके कौन सा डैम प्रेजेंट है, आपके कृष्णराज सागर डैम। बाकी कोलेरू लेक ये आपको पता है फेमस है, ये किस किस दो रिवर के बीच में प्रेजेंट है, कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर के बीच में आपके कोलेरू लेक प्रेजेंट है। फिर वैसे ही आपके, अच्छा कृष्णा रिवर पे मैंने कृष्णराज सागर डैम बोल दिया, वो आपके कावेरी रिवर पे है। कृष्णा रिवर पे नागार्जुन सागर डैम है, तो ये कंफ्यूज मत रहना। ठीक है, नाम से हमें लगता है कृष्णराज सागर डैम कृष्णा रिवर पे होगा, लेकिन वो किस रिवर पे, कावेरी रिवर पे। राइट, वैसे यहाँ पे वेमनाड लेक है जहाँ पे बोट रेस देखने को मिल जाता है। वैसे यहाँ पे पुलिकट लेक है, यहाँ पे आपके श्रीहरिकोटा है, इसरो का रॉकेट टेस्टिंग सेंटर, राइट, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। फिर देखो आप मेजर पेनिनसुलर रिवर बेसिन, तो सबसे पहले गोदावरी बेसिन को देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो गोदावरी रिवर का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तो देखो हमेशा ओरिजिन प्लेस याद रखना, प्लेन्स में आपके डायरेक्ट ये फैक्ट पूछते कहाँ से, तो गोदावरी रिवर का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, आपके त्रिम्बकेश्वर हिल से हो रहा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और वहाँ पे आपके नासिक डिस्ट्रिक्ट के पास ये लोकेटेड, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे भी आपके एक कुंभ लगता है। सो गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, तो ये आपको ध्यान रखना, गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, दैट्स वाई इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, due to its length. Then it rises from the slopes of the western घाट of the नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि हम बोल रहे हैं त्रिम्बकेश्वर हिल। इसका लेंथ जो है 1500 किलोमीटर के अराउंड है। बाकी सब आप देखोगे पेनिनसुलर रिवर का तो इससे भी कम है ना। वहीं हम हिमालयन रिवर सिस्टम का देख रहे थे तो 2500 किलोमीटर एवरेज था। So it drains into the Bay of Bengal. Its drainage basin is also the largest among the peninsular river. The basin covers part of Maharashtra. About 50% of the basin areas lies in Maharashtra. तो ये भी आपसे एक फैक्ट पूछ सकते हैं कि गोदावरी बेसिन रिवर बेसिन का जो सबसे बड़ा एरिया है किस स्टेट में है, तो वो है महाराष्ट्र में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर आता मध्य प्रदेश, फिर आता ओडिशा एंड फिर आता आंध्र प्रदेश। देन द गोदावरी इज जॉइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज पूर्णा, वारधा, प्राणहिता, मंजरा एंड वेनगंगा एंड पेनगंगा। ठीक है, और इसी मंजरा रिवर पे आपके कौन सा डैम था, निजाम सागर डैम। फिर देखो द लास्ट थ्री ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड एरिया इट्स कवर। इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। तो डायरेक्ट पूछ लेंगे दक्षिण गंगा किस रिवर को बोलते हैं, तो क्या नाम आपको पता होना चाहिए, गोदावरी रिवर है। फिर देखो महानदी बेसिन, तो महानदी जो रिवर का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, आपके सिहावा डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट है, अमरकंटक हिल से। ठीक है, सो द महानदी राइज इन हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। इट फ्लोज थ्रू ओडिशा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। तो इसका ओरिजिन तो छत्तीसगढ़ से हो रहा है, लेकिन इसका जो लार्जेस्ट जो बेसिन आप देखोगे वो कहाँ पे मिलेगा, ओडिशा में देखने को मिलेगा। सो ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा, और जिसमें से लार्जेस्ट किस में है, ओडिशा में। तो ये चीज़ आप इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ध्यान रखना। फिर देखो कृष्णा बेसिन, ठीक है, तो कृष्णा बेसिन, कृष्णा रिवर का ओरिजिन आपके कहाँ से हो रहा है, ये हो रहा है आपके महाबलेश्वर हिल से, राइट। इट इज राइजिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल। तो पेनिनसुलर रिवर में गोदावरी के बाद जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है, कृष्णा रिवर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन द तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो ये जो ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे दे रखे ना, यहाँ पे बस ब्रीफ दे रखा है ट्रिब्यूटरी, आगे और हम रिवर की डिटेल पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे मैं आपको ये सारी ट्रिब्यूटरीज याद ही करा दूंगा। अभी बस आप एक ग्लैंस रख लो, ठीक है। बाकी न्यूमोनिक्स और ट्रिक्स के थ्रू आपको ये सारी ट्रिब्यूटरीज याद करवा दी जाएगी हायर क्लासेस में।
तो अभी आपको इतना पता होना चाहिए, कोई बोल दे तुंगभद्रा किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो ये पता होना चाहिए आपकी ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। वैसे ही आपकी जैसे मंजरा किस रिवर की है, पेनगंगा वेनगंगा किस रिवर की है, तो ये आपको पता होना चाहिए गोदावरी रिवर की है। वैसे ही कावेरी बेसिन, ठीक है, तो कावेरी बेसिन में भी आप बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज देखते हो, जैसे अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज है ये किसकी है, कावेरी बेसिन की है। इसके लिए भी ट्रिक है ट्रिब्यूटरीज के लिए, ये सब मैं जब आगे आएगा आपके कंटेंट में तो वहाँ पे मैं बता दूंगा। फिर इसका ओरिजिन देख लो, कावेरी बेसिन का ओरिजिन कहाँ पे होता है, आपके ब्रह्मगिरी हिल्स में, जो कि आपके वेस्टर्न घाट के साउदर्न सेक्शन में प्रेजेंट है। सो द कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रीजन रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड रीचेस द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कडलूर इन तमिलनाडु। और इसका टोटल लेंथ कितना है, 760 किलोमीटर है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर, ये मैंने बता दिया आपको, एंड इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। सो द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, जिसका नाम क्या है, शिव समुद्रम फॉल्स। तो आपको यहाँ पे रिलेट करना है कि लार्जेस्ट वाटरफॉल इंडिया में कौन सा है, कुंचिका फॉल, जो कि कर्नाटका में ही है, कुंचिका फॉल। सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, सेकेंड बिगेस्ट शिवा समुद्रम फॉल्स। बिसाइड दिस मेजर रिवर देयर आर सम स्मॉलर रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट, जैसे कि दामोदर, ब्रह्मानी एंड द बैतारनी एंड द सुबर्णरेखा आर सम नोटेबल एग्जाम्पल। तो दामोदर रिवर आपको पता ही है, इसको सोरो ऑफ बंगाल बोलते हैं, और दामोदर रिवर आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन से फ्लो करती है, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स थी आपकी हिमालयन रिवर सिस्टम और पेंसुलर रिवर सिस्टम की। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, बहुत हमने ब्रीफ में देखा है, सारी ट्रिब्यूटरीज को डिटेल में नहीं देखा है, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए वो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो 9th में आपके इतना ही कंटेंट है, जितना कंटेंट है वहाँ पे यहाँ पे मैं इतना बता रहा हूँ, आगे और डिटेल में आएगी कंटेंट, तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो रिमेनिंग रहेगी वो कवर करा दूंगा, ठीक। फिर वैसे कुछ लेक्स देख लेते हैं हम। तो इंडिया में बहुत सारे लेक्स भी पाए जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर, राइट। जैसे केरला को बोला जाता है, केरला में तो बहुत सारे लेक ही रहते हैं, उदयपुर देख लो, लेक सिटी ऑफ इंडिया, है ना। सो इंडिया हैज़ मेनी लेक्स, दीज डिफर फ्रॉम ईच अनदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि बहुत सारे जो लेक है वो परमानेंट लेक है, जैसे चिल्का लेक देख रहे हो, कोलेरू लेक देख रहे हो, पुलिकेट लेक देख रहे हो। सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और कुछ जो लेक है वो आपके रेनी सीजन में सिर्फ आपके रिवाइव होते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम वो सूखे रहते हैं, लाइक द लेक्स इन द बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन। So there are some lakes which are the result of the action of glaciers and ice sheets, while other have been formed by wind, river action and human activities. तो जो आपके नेचुरल तरीके से जो बने हुए ग्लेशियर से, आइस शीट से, तो वो सारे लेक जो है आपके सालों साल रहते हैं ना। लेकिन जो आपके ह्यूमन एक्टिविटी से बने या फिर आपके सेमी एरिड एरिया में विंड रिवर एक्शन की वजह से बनी है, तो वो सारे लेक आपके सीजनल होते हैं। देन देखो द टाइप्स ऑफ लेक बाय फॉर्मेशन, ग्लेशियर ओरिजिन लेक्स होते हैं, जैसे मोस्टली इन हिमालयन रीजन आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल बता सकते हो आप, पैंगसोंग लेक। फिर टेक्टोनिक एक्टिविटी लेक, ठीक है, तो इसमें आपका अच्छा एग्जाम्पल आ जाता है वुलर लेक, जो कि आपका एक फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रिलेट करना है ये किस रिवर पे है, वुलर लेक, राइट। तो चलो मैं बता देता हूँ, ये है झेलम रिवर पे। झेलम रिवर कहाँ से ओरिजिन होता है, झेलम रिवर का वेरीनाग स्प्रिंग से। तो ये सब हम देखेंगे। फिर देखो ऑक्सबो लेक्स फॉर्म बाय मेंडरिंग रिवर्स, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है ब्रीफ में, ऑक्सबो लेक्स किसको हम कहते हैं। फिर कुछ लगून्स होते हैं इन कोस्टल एरिया लाइक चिलिका, पुलिकट, कोलेरू। फिर आपके कुछ मैनमेड लेक्स होते हैं लाइक गुरु गोविंद सागर। बाकी इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स क्या होता है, तो इसको आप मेंस में डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, जैसे रेगुलेट रिवर फ्लो, प्रिवेंट फ्लडिंग ड्यूरिंग हेवी रेन्स। तो काइंड ऑफ अगर सबसे अच्छा एग्जांपल देखा जाए तो लेक आपका क्या काम कर रहे हैं, ये आपके एक्विफर्स के काम कर रहे हैं, है ना। मतलब ये आपके ग्राउंड वाटर जो टेबल है उसको रिचार्ज करते रहते हैं। सेकेंड थिंग, ये आपके सपोर्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। फिर क्लाइमेट को भी आपके रेगुलेट करते हैं। कहीं पे अगर आप देखोगे लेक है प्रेजेंट है, तो वहाँ का क्लाइमेट भी काफी प्लीजेंट रहता है ना। तो दे रेगुलेट रिवर फ्लो, प्रिवेंट फ्लडिंग ड्यूरिंग हेवी रेन्स, मेंटेन इवन वाटर फ्लोइंग ड्यूरिंग ड्राई सीजन, हाइडल पावर डेवलपमेंट, मॉडरेट क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग, मेंटेन एक्वेटिक इकोसिस्टम, इन्हांस नेचुरल ब्यूटी एंड डेवलप टूरिज्म एंड रिक्रिएशन। तो बहुत प्यारा पॉइंट है, इन सारे पॉइंट्स को आप एकदम याद कर लेना, है ना, ताकि आप बार बार यूज कर सको। और ये सेम पॉइंट्स आप लेक्स में, वेटलैंड्स में, हर जगह यूज कर सकते हो। फिर लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सीज लाइक द कैस्पियन, द डेड एंड द अरल सीज, राइट। तो जैसे जो कैस्पियन सी आप सुनते होगे, तो वो रियल में सी नहीं है, वो लेक ही है ना। हम उसको सी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े साइज में। वैसे ही आपके डेड सी है, डेड सी आपको पता ही है, ये कहाँ पे आपके प्रेजेंट है, आपके इजराइल वाले साइड में, ठीक है,
इसराइल और जॉर्डन के बीच में आपको देखने को मिल जाता है डेड सी, और उसके बाद वैसे ही आप अरल सी देखते हो। सो 71% ऑफ वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, बट 97% ऑफ दैट इज सॉल्ट वाटर। तो इसीलिए ना, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन भी आता होगा कि अगर 1% के करीब अगर हमारा पूरा पृथ्वी पानी से घिरा हुआ है, तो फिर भी पानी की कमी क्यों है, वाटर स्कैरसिटी क्यों है? तो इसका रीज़न यही है कि इसमें ये जो 71% में सिर्फ 3% ही कंज्यूमेबल वाटर होते हैं, बाकी 97% आपके सॉल्टी वाटर होते हैं, जो कि आपके कंजम्पशन के लिए फिट नहीं कंसिडर किए जाते हैं, है ना। तो वो 3% में भी आपके बहुत कम रह जाते हैं, जो कि ह्यूमन अपने ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। सो ऑफ द 3% दैट इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, 3/4 ऑफ इट्स ट्रैप्ड एज आइस। ठीक, तो इन 3% फ्रेश वाटर में से भी जो 3/4 है, लाइक 3/4, ये आपके ट्रैप है आइस में। तो आप समझ सकते हो कि वाटर अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन वो लिमिटेड है काफ़ी, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो फ्रेश वाटर का सोर्स है वो ग्लेशियर है, जो कि जमा हुआ है ना, तो उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते। फिर देखो, रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, ये आपको पता होना चाहिए, और ये मेंस का क्वेश्चन बन जाता है। डायरेक्ट पूछ लेंगे कि रिवर का इकोनॉमी में क्या रोल होगा, तो इसके लिए आपको कुछ पढ़ने की अब नीड नहीं है। ये आप डायरेक्ट आंख बंद करो और सोचो कि रिवर से क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ट्रेड फ्लरिश होता है, वाटरवेज हम डेवलप कर रहे हैं, रिक्रिएशनल टूरिज्म बढ़ावा देता है। अब जैसे वाराणसी ही देख लो, तो वाराणसी की वैल्यू किसके वजह से? रिवर की वजह से ही तो है, गंगा माँ की वजह से, है ना। वहाँ पे लोग गंगा आरती देखने जाते हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है, वाटरवेज हम डेवलप कर रहे हैं, उससे ट्रेड एक्टिविटी को बूस्ट मिलता है। तो इस टाइप की चीज़ें आप ना खुद से रिलेट करके, ये सब तो कंटेंट ठीक है हम दे रहे हैं क्योंकि हमारा काम है, लेकिन आप हमेशा कोशिश किया करो कि खुद से सोचो, पॉइंट्स खुद से बनाओ, क्योंकि मेंस में भी आपको वही करना होगा। तो अभी से वो प्रैक्टिस डालो कि आपने हेडिंग पढ़ लिया, रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी, मान चलो ये क्वेश्चन आ गया, यही एक मेंस को, इसको एज अ मेंस का क्वेश्चन ले लो, और आपको अब एक्टिव रिकॉलिंग करनी है कि क्या क्या हो सकता है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन सोचना है, इकोनॉमिक टर्म में सोचना है आपको, सोसाइटी टर्म में सोचना है, पॉलिटिकल टर्म में सोचना है। तो ये सारे जो अप्रोच है, ये नरेश सर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मेंस ड्रिल प्रोग्राम के थ्रू करा भी रहे हैं, तो वहाँ से भी आप ये सारे अप्रोचेस सीख सकते हो कि कैसे हम आंसर में कंपोनेंट्स फ्रेम करते हैं। और उसके बाद कंटेंट तो आपको मिल ही जाता है चैप्टर पढ़ने के बाद, और उसको डायरेक्ट आप उस थीम में, उस टेम्पलेट में फिट करके आप डायरेक्ट एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज आप करना अपने एंड से, ठीक है। चाहो तो ये पढ़ लो, ये हैंड आउट तो हम आपके साथ शेयर कर ही देंगे, तो ये आप पढ़ लेना, लेकिन बाकी आप खुद से कोशिश करो इसको सोचने का। रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, वैसे ही रिवर पॉल्यूशन आपको पता है बहुत बड़ा कंसर्न है। सो द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। और अगर रिवर पॉल्यूट हो रहे हैं तो उससे फिर क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं, ये भी आपको सोचना है, रिलेट करना है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर, रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। इसके वजह से क्या हो रहा है, आपके जो रिवर इकोसिस्टम है वो डैमेज हो रहा है, इस पे जो डिपेंडेंट फ्लोरा एंड फौना है वो आपके कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड हो रहा है। फिर रिवर्स खाली आपके ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स नहीं है, बल्कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी आपकी इको फौना है वो इस पे डिपेंडेंट होती है, मैरीन ऑर्गेनिज्म इस पे डिपेंडेंट होते हैं, है ना। तो अगर रिवर पॉल्यूट होगा तो इकोनॉमिकली तो नुकसान है ही है, बाकी इन्वायरमेंटली भी नुकसान है, सोशली भी नुकसान है, कल्चरली भी नुकसान है। सो दिस अफेक्ट्स नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो द सेल्फ क्लीनाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। तो जो इंडस्ट्री से आपके वेस्ट निकलते हैं, अनट्रीटेड सीवेज, वो आपके पूरे रिवर के वाटर को क्वालिटी ख़राब कर देते हैं, ठीक है। और हर रिवर में अपनी सेल्फ क्लीनिजिंग कैपेसिटी होती है, उसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप सबसे अच्छा क्या देख सकते हो, यमुना रिवर इन दिल्ली। तो हाल देख लो यमुना रिवर का क्या है, आपको आइडिया लग जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, गिवन द एडुकेट स्ट्रीम फ्लो, द गंगा वाटर इज एबल टू डाइल्यूट एंड assimilate pollution loads within 20 kilometer of large city, but the increasing urbanization and industrialization do not allow it to happen, and the pollution level of many rivers has been rising. Concern over rising pollution in our river led to launching of various action plans to clean the river, जैसे कि हमने देखा था नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है। तो रैपिड अर्बनाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो रिवर की सेल्फ क्लीनाइजिंग कैपेसिटी है वो भी खत्म होती जा रही है, क्योंकि रिवर को क्लीन होने के लिए थोड़ा सा एक्सटेंड होना पड़ता है, लेकिन फ्लड प्लेन को तो इंक्रोच कर दिया गया है ना। इंक्रोचमेंट में क्यों हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर आपके लोग कहाँ आ रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में आ रहे हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज़। तो इसकी वजह से उनके पास अब रहने को घर तो होता नहीं है, तो उनको जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें लैंड फिलिंग करके जो फ्लड प्लेन्स है उसको फिल करके वहीं पे उनको घर बना के दे देते हैं। तो इसके वजह से जो आपका इंक्रोचमेंट ऑफ फ्लड प्लेन्स की वजह से आपको अर्बन फ्लडिंग देखने को मिलता है, और जो रिवर है वो भी आपके क्लीन नहीं हो पाती है। सो यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन है वो देख लो, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान।
The river cleaning program in the country was initiated with the launching of the Ganga Action Plan in 1985. The Ganga Action Plan was expanded to cover other rivers under the National River Conservation Plan in the year 1995. The objective of the NRCP is to improve the water quality of the rivers, which are major water sources in the country, through the implementation of pollution and abatement work. तो जो आपकी NRCP है ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबल है टू इम्प्लीमेंट द गंगा एक्शन प्लान। और फिर यहाँ पे गंगा एक्शन प्लान के बारे में दे रखा है कि गंगा एक्शन प्लान में गंगा रिवर के अलावा भी और भी रिवर्स को इंक्लूड कराया गया इन द ईयर 1995। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर विच आर द मेजर वाटर सोर्सेस इन द कंट्री थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन एबेटमेंट वर्क। और इसका सोर्स क्या है? http://nrcd.nic.in। तो ये जाके वेबसाइट जितने भी मैंने आज मेंशन किए वहाँ पे जाके एक बार आप विजिट कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। फिर देखो रिवर के कुछ फीचर्स होते हैं। तो देखो ये आपका सोर्स ऑफ रिवर है, ये बोलते हैं हम अपर कोर्स। फिर होता है मिडिल कोर्स, ठीक है, जब अपने मैच्योर स्टेज में होती है। और फिर होता है आपका लोअर कोर्स। लोअर कोर्स में देखो ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन हो रहा है ना, और उसके बाद यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ से मियांडर करना रिवर शुरू हो जाती है। यहाँ पे क्योंकि यूथफुल स्टेज में होती है तो ये आप वैली जैसा वी शेप वैली, डीप गॉर्जेस फॉर्म करती है। तो बहुत प्यारा डायग्राम है, इसको भी आप अपने आंसर में एज अ रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ड्रेनेज सिस्टम खत्म होता है। आज के चैप्टर में हमने सब चीज़ें देख ली, जैसे क्या ड्रेनेज होता है, ड्रेनेज सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है, ड्रेनेज बेसिन के बीच में क्या डिफरेंस है, हम वाटर डिवाइड किसको बोल रहे हैं, वाटर शेड किसको बोल रहे हैं। उसके बाद हमने इंडिया में जो डिफरेंट रिवर सिस्टम प्रेजेंट है उनको देखा, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या उसको देखा, एक एक रिवर की ब्रीफिंग हमने की, राइट। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का बेस बना दिया है। अब जब आगे आएगा ये चैप्टर और डिटेल में तो वहाँ पे आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको मोटा मोटी सारे रिवर का ओरिजिन पता लग गया है, जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है वो पता लग गया है, और किस सी में ड्रेन कर रहे हैं वो पता लग गया कि कौन सी रिवर आपकी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही है और कौन सी रिवर आपकी अरेबियन सी में ड्रेन कर रही है। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा आज का। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।